हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स इसमें डिस्कस किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें है पहला कैटालिटिक फंक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा एंजाइम्स है दैट आर प्रोटीन इन नेचर, और एंजाइम का हमारा काम है कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी अपना शो करेगा। तो एज अ कैटलिस्ट वो काम करता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो हमारे रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को वो अल्टरेशन करेगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, दैट एंजाइम्स आर रिस्पांसिबल for the alteration in the rate of the reactions, and as we know that enzymes are the protein, हम लोग पढ़े भी हैं, all enzymes are protein but all proteins are not enzymes। सभी एंजाइम प्रोटीन तो होंगे, प्रोटीन इन नेचर तो होंगे, लेकिन सभी प्रोटीन हमारा एंजाइम्स नहीं हो सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है किसमें? ब्लड में, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारा मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या है? इट कैरीज एंड स्टोर्स ऑक्सीजन इन द मसल। मायोग्लोबिन जो होता है मसल में होता है और वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और जहां पे जरूरत रहता है वहां को वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड। एल्ब्यूमिन जो हमारा क्या ट्रांसफर करता है? फ्री फैटी एसिड को ट्रांसफर करता है किसमें? ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जैसा कि हम नाम से जान लेंगे, फेरिन। ठीक है, आयरन। तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट आयरन इन द ब्लड। ये आयरन को एक जगह से, एक ब्लड कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में ये ले जाएगा। ट्रांसपेरेंट तो क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स आयरन इन द ब्लड। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के बाद कोऑर्डिनेटेड मोशन। कोऑर्डिनेटेड मोशन में पहला है हमारा, कोऑर्डिनेटेड मोशन में है हमारा एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इन द मसल। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब कि सिकुड़े हुए फॉर्म में रहते हैं। कौन से? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तीसरा, चौथा स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। जो हमारा कोलेजन होता है ये भी फाइब्रस प्रोटीन होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? स्किन और बोन में पाया जाता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो फाइब्रस प्रोटीन का नाम क्या है? कोलेजन। कोलेजन जो होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? स्किन और बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट है डिफेंस फंक्शन। डिफेंस फंक्शन, ये डिफेंस मतलब कि अपना आत्मरक्षा करना, सुरक्षा करना। कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स में कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जिसमें वो हमारा क्या करता है? क्लॉटिंग कर देता है, क्लॉट बना लेता है। ऊपर जहाँ पे कट हुआ रहता है हमारे बॉडी पे, बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे, वहां पे ब्लड क्लॉट बना लेता है। इस तरीके से ब्लड का एक्सेसिव लॉस नहीं होने पाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये हमारा प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स काम करता है, और ये हमारे बॉडी को या हमारे बॉडी सिस्टम को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में का जनरेशन और ट्रांसमिशन मतलब सबसे पहले नर्व इम्पल्स का जनरेट करना और उस नर्व इम्पल्स का जहां पे ट्रांसमिशन करना, ये हमारा काम किसका होता है? रिसेप्टर प्रोटीन का। ठीक है, अब रिसेप्टर प्रोटीन की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। तो जितने भी रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारा एसिटाइलकोलिन का बात करें तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो रिसेप्टर प्रोटीन
एसिटाइल कोलिन को जनरेट करते हैं और उसी को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, मतलब रेगुलेशन, मतलब जितना ग्रोथ हमारी बॉडी को चाहिए उतना ग्रोथ देगा, और डिफरेंशिएशन मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंसेस का होना। ठीक है, ये प्रोटीन, ये भी बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन में आएगा। तो बात करेंगे द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स। तो जितने भी जो सेल्स के जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है? हार्मोन्स के द्वारा। मेनी हार्मोन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होते हैं, और जैसे कि इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमारा एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं। जैसे इंसुलिन और TSH को हम प्रोटीन कहते हैं, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बात करें फंक्शन ऑफ फूड प्रोटीन। अब फूड प्रोटीन में पहली बात, हम लोग फूड में कौन कौन से प्रोटीन्स पाते हैं और उसका क्या फंक्शन। तो इसमें बात करें तो है कि अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। जो हम फूड्स में लेते हैं, क्या क्या? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, ये सारे हमारे फूड्स में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारे फूड के लिए या डेली रिक्वायरमेंट में, डेली डाइट में होने चाहिए। दे सप्लाई द रिक्वायर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। और ये सारे जो हमारे अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे कंट्रीब्यूट टू द फ्लेवर ऑफ फूड एंड अ प्रिकर्सर फॉर एरोमा कंपाउंड। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारे फूड को फ्लेवर, अच्छा महक प्रोवाइड कराते हैं, और एक तरह से प्रिकर्सर काम करते हैं किसके लिए? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे कंट्रीब्यूट विद अदर फूड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट टू कलर्स formed during the thermal or enzymatic reaction in production, processing and storage of food। ये जो हमारे क्या करते हैं, एक तरह से ये जो प्रोटीन्स हैं ये अलग ये और भी बहुत सारे कंपाउंड्स, फूड कंपाउंड्स से मिलके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, कलर्स फॉर्मेशन में ड्यू टू द थर्मल और एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। कई सारे फूड्स का, प्रोसेस्ड फूड का प्रोसेसिंग हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के साथ मिलके एक सुटेबल कलर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि वो हमारा जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो दिखने में काफी अच्छा दिखता है, प्लीजेंट दिखता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू द फूड फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू देयर एबिलिटी टू बिल्ड और स्टेबलाइज जेल्स, फोम्स, इमल्शन, फाइब्रिलर स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या करता है, प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे कि हम जेल्स वगैरह बनाते हैं, फोम्स बनाते हैं, इमल्शंस बनाते हैं, या फाइब्रिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें प्रोटीन जो हमारा दे एक्ट एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक तरह फिजिकली उसको स्टेबलाइज करने में ये सारे हमारे काम आते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, किसको स्टेबलाइज करता है? जेल्स को, फोम्स को, इमल्शंस को, या अदर जो भी फॉर्मुलेशंस हम बना रहे हैं बाय contributing the protein। Next है the nutritional energy value of protein is 17 kilojoule per gram और 4 kcal मतलब कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारा रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, वो 17 kg पर ग्राम होता है। ठीक है, और किससे ज्यादा होना चाहिए? एज हाई एज दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोग जानते हैं प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, मतलब
प्रोटीन कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से फूड मटेरियल्स में हम प्रोटीन पाते हैं। नेक्स्ट है the most important source of proteins are grain, oil seeds and legumes। ग्रेन, अनाज, ऑयल सीड्स, जितने भी जो मतलब ऐसे सीड्स जिसके थ्रू हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, और लेग्यूम्स भी। तो इसमें हम प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पाएंगे, और साथ साथ मीट और मिल्क में भी हम प्रोटीन पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से रिच सोर्स हो गए? ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, लेग्यूम्स, मीट एंड मिल्क आर द rich source of the protein. Next, in addition to the plants and animals, protein producers includes algae, yeast and bacteria। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल सोर्स के अलावा बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूसर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे अलगाई, ईस्ट और बैक्टीरिया। अलगाई में अगर देखा जाए तो क्लोरेला स्पाइरी स्पिरुलिना स्पीशीज होता है। तो ये अलगी स्पीशीज है जिसके द्वारा हम प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट और बैक्टीरिया भी है, इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ऑफ द स्पीशीज Pseudomonas in aqueous methanol produce about 0.3 ton of protein per ton of alcohol। ठीक है, next, some products rich in protein also result from other processes, for example oil and starch production। कई सारे प्रोटीन में से प्रोटीन एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे बहुत सारे ऑयल्स और स्टार्च होते हैं जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स and protein isolates serves to enhance the nutritional value and to enhance of the physical properties of the foods। कई सारे ऐसे होते हैं जिस प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स मतलब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जा रहा है। फिर प्रोटीन आइसोलेट्स मतलब ऐसा चीज हम आइसोलेट किए हुए हैं जिसमें प्रोटीन है। ये क्या इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, और न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ फूड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है they are added to traditional foods such as meat and cereal products, but they are also used in the production of novel food items such as meat and milk substitutes। अब देखिए ट्रेडिशनल फूड जैसे मीट और क्या कहते हैं सीरियल्स में तो मिलता ही है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नॉवल फूड भी हम बनाते हैं जैसा कि मीट और मिल्क सब्स्टिट्यूट्स का मतलब मीट और मिल्क सब्स्टिट्यूट्स भी हम बनाते हैं जिसमें प्रोटीन मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, और दैट प्रोटीन्स इज रिस्पांसिबल फॉर द वेरियस ग्रोथ एंड बॉडी डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट बात करें फिर सोर्सेस ऑफ फूड प्रोटीन्स। अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप किसमें किसमें पाया जाता है। सबसे पहला लेग्यूम्स सच एज सोयाबीन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट wheat which provide gluten as a byproduct of starch production। wheat में से जो ग्लूटेन मिलता है उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटैटो आफ्टर स्टार्च प्रोडक्शन प्रोटीन आइसोलेटेड बाय थर्मल कोagulation। स्टार्च प्रोडक्शन जैसा पोटैटो में होता है और उसमें से उस स्टार्च में से प्रोटीन को थर्मल कोagulation से हम आइसोलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग, अंडे में पाया जाता है प्रोटीन। तो एग्स व्हिच आर प्रोसेस्ड इनटू द डिफरेंट पार्ट, पहला होल एग, एग व्हाइट, एग येल्लो प्रोडक्ट्स। अब होल एग मतलब पूरा अंडा, एग व्हाइट मतलब बीज का जो एग व्हाइट कहते हैं, सॉरी बीज का उसे एग येल्लो कहते हैं, और एग व्हाइट आपका जो सफेदी है अंडे का उसे कहेंगे, और एग येल्लो मतलब जो बीज का जिसे हम पीला वाला पोर्शन है जो अंडे में उसे एग येल्लो कहते हैं। तो ये भी हमारा एग या तो पूरा अंडा या तो अंडे का सफेदी या बीज का जो पीला वाला पार्ट है, ये तीनों में
प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में, एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन में प्रोटीन पाया जाता है. सो एग ऑल्सो इज अ गुड सोर्स, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट बात करेंगे मिल्क का. मिल्क में केसिन और वे प्रोटीन पाया जाता है, और केसिन और वे प्रोटीन दोनों हमारा प्रोटीन है, रिच प्रोटीन है. तो इस तरीके से मिल्क से, दूध से हो गया. नेक्स्ट बात करेंगे फिश का. ठीक है, फिश which supplies protein concentrates after fat extraction. फैट एक्सट्रैक्शन के बाद फिश में से उसमें क्या जो मिलता है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स मिलता है. दैट इज द rich source of protein, and by this we come to know that fish is also the rich source of the protein. Next बात करेंगे blood from slaughtered animals which is processed into the blood meal, blood plasma concentrate and globin isolate. स्लॉटर हाउस में जहाँ पे मीट प्रोडक्शन के लिए ये एनिमल्स का स्लॉटर किया जाता है, एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, तो वहां पे उनके ब्लड को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी ब्लड में से ब्लड मील बनाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है और ग्लोबुलिन आइसोलेट बनाया जाता है. ठीक है, तो उस ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में से भी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और उसे एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन हम वेरियस थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट में यूज करते हैं. नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स. हरे पौधे में green plants grown for animal fodder such as alfalfa, which is processed into the leaf protein concentrates through the thermal coagulation of proteins. तो green plants जो मतलब हरे पौधे जो हम एक तरह से चारा, पशुओं के लिए चारा का यूज करते हैं, तो वो भी बहुत सारा रिच सोर्स होता है प्रोटीन्स का. ठीक है, तो एक हमारा प्लांट है जिसे कहते हैं अल्फा अल्फा. तो उस प्लांट में जो लीव्स वगैरह होते हैं या प्लांट्स एक तरह से होल कह सकते हैं, तो वही क्या है हमारा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो पशुओं में फॉडर के रूप में हम चारा उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और वो वेरी गुड एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अल्फा अल्फा. एक एग्जांपल दिया है जो प्रोटीनस प्लांट है जो कि एज अ फॉडर, एनिमल फॉडर मतलब चारा के रूप में यूज करते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन और पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं. अमीनो एसिड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन. बेसिक प्रोटीन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. नेक्स्ट बात करें अमीनो एसिड के बारे में, तो देयर आर अबाउट 200 अमीनो एसिड फाउंड इन नेचर. 200 अमीनो एसिड नेचर में फाउंड होते हैं. देयर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड इन प्रोटीन हाइड्रोलिसेट. प्रोटीन हाइड्रोलिसेट में अगर बात किया जाए तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो with a few exception they are general in the simplest case amino acid और glycine. ठीक है, ये RH जो वाला ग्रुप है. in the other amino acid R is an aliphatic, aromatic or heterocyclic residue and may incorporate other functional group. जो R है वो क्या हो सकता है एलिफेटिक या एलिफेटिक, एरोमेटिक या हेटेरोसाइक्लिक रेसिड्यू हो सकता है, जो कि अदर फंक्शनल ग्रुप से वो जुड़ सकते हैं. इसमें अमीनो एसिड में in alpha amino acids are the building block unit of the protein. So each alpha amino acid consists of an amino group. अमीनो ग्रुप उसमें रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है, हाइड्रोजन एटम रहता है और एक साइड चेन रहता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं. ये पहला वाला है अमीनो ग्रुप, फिर है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर है हमारा क्या है हाइड्रोजन एटम, फिर है साइड चेन जिसे कहते हैं. ठीक है, आर ग्रुप जिसे कहा गया है. तो ऑल कनेक्टेड टू अ कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम, और सभी को
अल्फा कार्बन एटम से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, या जिस कार्बन से कनेक्ट किया गया है सभी ग्रुप को, इन चारों ग्रुप को, तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। द अल्फा कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट टू सी डबल ओ एच ग्रुप, ठीक है। सी डबल ओ एच ग्रुप से जो जुड़े हुए रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द साइड चेन ग्रुप इज द स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच अमीनो एसिड। साइड चेन ग्रुप जो होते हैं स्पेसिफिक और यूनिक ग्रुप होते हैं, किसके लिए, ईच अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। द आर में बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर ग्रुप हो सकता है, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन एलोफेटिक ग्रुप, हाइड्रोजन के अलावा एलोफेटिक ग्रुप भी हो सकता है, और एन एरोमेटिक और अ हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप। तो ये तीनों में से ये आर ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आर ग्रुप में देखिए जैसे H का है ग्लाइसिन, साइड चेन नॉन पोलर रहेगा CH3 ग्रुप का, ठीक है, आर ग्रुप में। तो एलानीन नॉन पोलर ये भी रहेगा, CH2OH रहेगा, तो ये अमीनो एसिड सेरीन रहेगा, ये अनचार्ज मतलब न्यूट्रल एक तरह से कह सकते हैं, तो ये न्यूट्रल अनचार्ज पोलर रहेगा। फिर CH2SH में सिस्टीन, ये भी अनचार्ज पोलर रहेगा। फिर CH2COOH एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक रहेगा और नेगेटिव रहेगा या चार्ज पोलर रहेगा, ठीक है। CH2 CH2 ये लाइसीन रहेगा और ये बेसिक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ये चार्ज पोलर रहेगा, ठीक है। तो ये आर ग्रुप की बात हो रही थी अमीनो एसिड की, ठीक है। फिर हमारा है जैसे हमारा 20 होगा, हाँ 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो इसको क्या कैसे कैसे कहते हैं या इसका क्या एब्रिविएशन है, जैसे एलानीन का ALA कहते हैं एला, आर्जिनिन का ARG, एस्पेरेजिन का ASN, एस्पेरेटिक एसिड का ASP, सिस्टीन का CYS, ग्लाइसिन का GLY, और इसको इस नाम से पढ़ सकते हैं या रट सकते हैं, ठीक है। तो फिर ग्लूटामिक एसिड का GLU, हिस्टिडीन का HIS, आइसोल्यूसिन का ILE, फिर ल्यूसिन का LUE, ल्यूसिन का LUE, और लाइसिन का LYS, मेथियोनिन का MET, फिनाइल एलालीन का PHE, प्रोलीन का PRO, सेरीन का SER, थ्रियोनिन का THR, ट्रिप्टोफैन का TRP, टाइरोसिन का TYR, वैलीन का VR। इस तरीके से इसका एब्रिविएशन है, और ये 20 हमारा अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। और इसका फर्स्ट 3 लेटर्स है, फर्स्ट 3 नहीं मतलब 3 लेटर्स में इसको हम एब्रिविएट किए हैं, और 1 लेटर में इसको ऐसे है, ठीक है। A फॉर आर्जिनिन, R फॉर A फॉर एलानिन, R फॉर आर्जिनिन, एस्पेरेजिन N से, तो इसको ऐसे ऐसे हम पढ़ते हैं। बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, अल्फा कार्बन इज अ कायरल इन ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में को छोड़ के अल्फा कार्बन जो होता है कायरल नेचर का या एसिमेट्रिक कार्बन में होता है हर अमीनो एसिड में। फिर HPS7 अमीनो एसिड है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो कॉल्ड डाइपोलर आयन, ठीक है। 7 pH पे जो अमीनो एसिड पे जो होगा दोनों चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, इसीलिए डाइपोलर आयन कहा गया है। अमीनो एसिड हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D शेप, तो इसीलिए इसको कहा गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि इसमें देखेंगे। ये भी हमारा अमीनो एसिड का है सिमेट्रिक। फिर बात करेंगे नेचुरल अमीनो एसिड्स आर इन L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लीवो रोटेटरी, L मतलब लीवो रोटेटरी। L and D forms are called optical isomers, और ऑप्टिकल आइसोमर्स हम ऐसे आइसोमर जो या तो लीवो रोटेटरी
के तरफ रहेंगे या डेक्सट्रोरोटेटरी के रहेंगे। लीवोरोटेटरी मतलब द पेरेंट क्लोराइड व्हेन पासेस टू अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, या तो वो किधर घूमते हैं, राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, लेफ्ट टू राइट तो डेक्सोर कहलाएंगे, और राइट टू लेफ्ट हमारा लीवोरोटेटरी कहलाएंगे। और ये जो फीचर्स उसमें रहते हैं उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। ऐसे आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, और पूरे इस कैरेक्टरिस्टिक्स या फेनोमेना को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज एंड यूज ओनली एल अमीनो एसिड। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो यूज होता है या सिंथेसाइज होता है लीवर अमीनो एसिड, लीवोरोटेटरी अमीनो एसिड ही होता है। डी और एल अमीनो एसिड का बात हुआ है। There are 20 amino acids that make up the protein, each with different side chain. 20 अमीनो एसिड होते हैं जो जिसका ईच का डिफरेंट साइड चेन होता है। साइड चेन्स वेरी इन साइज, शेप, चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी। जो साइड चेन में जैसा कि हम पढ़े हैं वेरी करेगा, तो किस किस में वेरी कर सकता है, उसके साइज में, शेप में, चार्ज में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी में और केमिकल रिएक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, साइड चेन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन करते हैं। साइड चेन के अकॉर्डिंग इसका जो क्लासिफिकेशन है एलिफेटिक, हाइड्रोक्सी, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक, एसिडिक, बेसिक, इम्यूनो एसिड, ठीक है। ये हमारा किसका है क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड का, ठीक है। साइड चेन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो side chains of the non-polar hydrophobic amino acid cannot participate in hydrogen or ionic bond. जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड के में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, बट दे फॉर्म हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और लेकिन वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। In aqueous environment, non-polar amino acids tends to be present in the interior of the protein. Aqueous environment में non-polar amino acids जो होते हैं वो कहाँ present होते हैं, प्रोटीन के अंदरूनी हिस्से में present होते हैं। तो next है non-polar hydrophobic amino acid include, अब hydrophobic amino acid या non-polar वाले में क्या क्या आते हैं, amino acid with aliphatic R group, that is glycine और alanine R group में रहेंगे, तो वो अमीनो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड कहलाएंगे। नेक्स्ट है अमीनो एसिड विद एलिफेटिक ब्रांच्ड आर ग्रुप। अब ब्रांच्ड आर ग्रुप में क्या करेंगे, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन रहेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड कहलाएंगे। फिर है अमीनो एसिड विद एरोमेटिक आर ग्रुप। अब एरोमेटिक आर ग्रुप में क्या क्या रहेगा, फिनाइल एलानीन और ट्रिप्टोफैन रहेगा, तब भी वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड कहलाएंगे। फिर अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर आर ग्रुप, ठीक है, विद सल्फर कंटेनिंग आर ग्रुप, जैसे कि मेथियोनीन रहेगा, तो भी वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड कहलाएंगे। फिर है हमारा इम्यूनो एसिड, जिसे कहेंगे प्रोलीन, ठीक है। नॉन पोलर साइड चेन में ये एलिफेटिक वाला है, अलग अलग ये सभी का स्ट्रक्चर बना है। फिर बात करते हैं पोलर या हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, वाटर लविंग। Side chains of the polar amino acid can participate in hydrogen or ionic bonds. और उसमें क्या था, हाइड्रोफोबिक में आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में
ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देयरफॉर इन एक्वस एनवायरनमेंट पोलर अमीनो एसिड टेंड्स टू बी प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ प्रोटीन। उसमें क्या था, उसमें अंदर था प्रोटीन था, इसमें सरफेस पे रहेगा। पोलर अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द पोलर चार्ज अमीनो एसिड, जिसको एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड, जिससे अमीनो एसिड विद OH ग्रुप, अमीनो एसिड विद SH ग्रुप, अमीनो एसिड विद अमाइड ग्रुप, और इसका ये अलग अलग एग्जांपल है। जैसे एसिडिक अमीनो एसिड का एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड का आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन, और ये हमारा पोलर वाले में बात करें तो ये अमीनो एसिड विद OH ग्रुप में सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, अमीनो एसिड विद SH ग्रुप में सिस्टीन, अमीनो एसिड विद अमाइड ग्रुप में ग्लूटामिन और एस्पेरेजिन। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है।